तो जो आर्की बैक्टीरिया है एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, खतरों के खिलाड़ी होते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन में पाए जा रहे हैं तो हेलोफाइल्स। हेलो मतलब होता है सॉल्ट। अगर आप यू बैक्टीरिया की बात करें तो ये सीधा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, तो 2 टुकड़ों में टूट सकता है, फिजन भी शो कर सकता है फेवरेबल कंडीशन में। मिनरल रिसाइकलिंग या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेल्प कर रहे होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो कई सारे स्लाइम मोल्ड्स आकर के प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, यानी एक बहुत लंबा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ फीट लंबा भी ये स्ट्रक्चर हो सकता है। फेवरेबल कंडीशन है, किसी की बर्थडे पार्टी है, सारे आकर के स्लाइम मोल्ड इकट्ठे हो गए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी इस प्यारी सी माइंड मैप सीरीज के अंदर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम लोग सिस्टमैटिक्स की शुरुआत कर चुके थे और लास्ट माइंड मैप में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से द लिविंग वर्ल्ड के माइंड मैप को समझ चुके थे। अब बात आती है कि इस पूरे अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किस तरीके से किया जाए। यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ही है जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, जिनका नंबर क्या था 1.7 टू 1.8 मिलियन था, उनको हमें क्लासिफाई करना है, अलग अलग कैटेगरीज में हमें उन्हें प्लेस करना है। एक क्लासिफिकेशन का जिक्र लास्ट लेक्चर में भी हुआ था, जहां मैंने आपसे कहा था कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी चीजों की, वो उनके यूजेस के बेसिस पे करी गई थी। यानी सबसे पहला नॉन साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन था, अर्लीस्ट जो आपका क्लासिफिकेशन था, दैट वाज बेस्ड ऑन यूजेस, कि आप चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। समझ लीजिए कॉटन है, जूट है, फ्लेक्स फाइबर है, ये कपड़े बनाने के काम आते हैं या रस्सियां बनाने के काम आते हैं, तो ये क्लोथिंग पर्पस से काम आ रहे हैं, तो उनका यूज हो गया कपड़े बनाना। किसी फसल को आप खा रहे हैं, किसी सब्जी को आप खा रहे हैं, किसी फ्रूट को आप खा रहे हैं, किसी जानवर का मीट अगर आप खा रहे हैं, तो इन सारे जीव जंतुओं का पर्पस क्या हो गया? एज फूड आपको हेल्प करना। एंड अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अगर आप घोड़ा गाड़ी की बात करते हैं तो घोड़ा जो ऑर्गेनिज्म है, बैलगाड़ी की बात करते हैं तो बैल जो ऑर्गेनिज्म है, अगर आप सिक्योरिटी पर्पस से बात करते हैं तो डॉग जो है, ये अलग अलग तरीके से आपके काम आ रहे हैं। तो आप किसी ऑर्गेनिज्म का यूज कैसे कर पा रहे हैं, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। पर यहां पर कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं लगाया गया था, इसीलिए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को कुछ टाइम बाद डिस्कार्ड कर दिया गया। सबसे पहला जो साइंटिफिक अटेम्प्ट दिया गया क्लासिफिकेशन के लिए, वो कहा जाता है कि हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल साहब ने दिया था। उन्होंने कहा कि प्लांट्स को वो किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं उस बेसिस पर, यानी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर मैं 3 कैटेगरीज में तोड़ दूंगा। पहली कैटेगरी हो जाएगी आपकी हर्ब्स यानी हरे भरे पौधे, दूसरी कैटेगरी श्रब्स यानी झाड़ियां, तीसरी कैटेगरी यानी पेड़ दैट इज ट्रीज। यानी प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। एंड एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड इनेमा और अनेमा में डिवाइड किया गया। अनेमा में ए अल्फाबेट आ रहा है स्टार्टिंग में, जिसका मतलब होता है एब्सेंट, यानी अनेमा में रेड ब्लड एब्सेंट होगा, जबकि इनेमा में रेड ब्लड आपका प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन आई वो एरिस्टोटल साहब ने दी, प्लांट को क्लासिफाई किया हर्ब, श्रब्स, ट्रीज में, एंड एनिमल्स को इनेमा अनेमा में। देन जो क्लासिफिकेशन आई वो थी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कैरोलस लीनियस साहब ने दी थी। ये वही लीनियस साहब हैं जिन्होंने लास्ट चैप्टर में आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हमको दिया था। सेम टू सेम वही लीनियस साहब है। अब इन्होंने 2 किंगडम्स बनाई, तो किसी आधार के ऊपर ही बनाई होंगी, कोई तो क्राइटेरिया रहा होगा। तो क्राइटेरिया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल है तो उसको इन्होंने प्लांट किंगडम में प्लेस कर दिया। जैसे बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की, फंगस में आपकी सेल वॉल होती है काइटिन की, है ना। आपके जो एडवांस प्लांट्स हैं उनमें आपकी सेल वॉल होती है आपकी सेल्यूलोज की। तो इन्हें उस टाइम पर इतना आइडिया नहीं था कि अलग अलग तरीके की भी सेल वॉल्स होती हैं। इन्होंने बस ये देखा कि अगर सेल वॉल है तो भैया प्लेस कर दो किंगडम प्लांटे में, अगर सेल वॉल नहीं है तो प्लेस कर दो किंगडम एनिमेलिया में। सिंपल इन्होंने क्लासिफिकेशन करी। लेकिन अब इस क्लासिफिकेशन में गड़बड़ भी खूब सारी थी। क्यों? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही थी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में। भाई अगर आप सिर्फ सेल वॉल को एज अ क्राइटेरिया ले रहे हो तो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि आपके बैक्टीरिया, इनमें भी सेल वॉल है, और आपके यूकैरियोटिक जो आपके फंगस है और हायर प्लांट्स हैं इनमें भी सेल वॉल है। क्या इन दोनों को आप साथ रख सकते हो? नहीं, इसका सेल बहुत प्रिमिटिव है, यूकैरियोट्स का सेल बहुत एडवांस है, इनको आप साथ नहीं रख सकते।
तो यहां ये गड़बड़ हो गई कि सिर्फ सेल वॉल की हमने डिस्कशन करी, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स भी साथ साथ आकर के एक ही कैटेगरी में बैठ गए। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी साथ साथ रख दिया। बैक्टीरिया आपका क्या है, यूनिसेलुलर है, इसको मल्टीसेलुलर फंगस के साथ रख दिया, राइट। आपके काफी सारे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि आपका क्लेमाइडोमोनास, उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के साथ रख दिया, यानी एक यूनिसेलुलर एल्गी को दुनिया के सबसे बड़े पेड़ के साथ रख दिया इन द वेरी सेम कैटेगरी। तो यहां पर यह भी गड़बड़ आने लगी। और तीसरी गड़बड़ यह आने लगी कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स खाना बना सकते थे और जो खाना नहीं बना सकते थे, टेक्निकली इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में होना चाहिए, इनको भी सेम कैटेगरी में रख दिया। ज्यादातर बैक्टीरिया खाना नहीं बना सकते, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर हेटेरोट्रॉफ, ओनली अ फ्यू कैन मेक देयर फूड, यानी ज्यादातर बैक्टीरिया खाना नहीं बना पा रहे हैं, फंगस खाना नहीं बना पा रहे हैं, उन सबको भी ला करके हायर प्लांट्स के साथ रख दिया। तो यहां पर तीन मेजर गड़बड़ियां थी, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को साथ रखा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ रखा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को साथ रखा। तो ये जो सिस्टम है बहुत लंबा नहीं चल पाया। इनके बाद और सिस्टम आए, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हेइकल साहब ने दी और प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कोपलैंड साहब ने दी, मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ते हैं दैट इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आर.एच. विटेकर साहब ने दी 1969 में। इन्होंने 5 क्राइटेरिया को एकदम डीपली स्टडी किया। पहला, सेल स्ट्रक्चर। सबसे पहली प्रॉब्लम इन्होंने ये सॉर्ट कर दी कि सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे कोई यूकैरियोट है तो उसको अलग रखो, कोई प्रोकैरियोट है तो उसको अलग रखो। प्रोकैरियोट्स की एक अलग से किंगडम बना दी जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। तो एक किंगडम में सारे प्रोकैरियोट्स रख दिए, यूकैरियोट सारे के सारे अलग हो गए, तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने सेल हैं, क्या वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। अब आपके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे ना, अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो उन्हें रख दिया किंगडम मोनेरा में, क्योंकि सारे प्रोकैरियोट्स वही हैं। और अगर कोई यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसे कहां रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को आगे ले गए हायर किंगडम्स में, जिन्हें हम फंगस, प्लांट और एनिमल्स कहते हैं। अगला है न्यूट्रिशन। भाई फंगस अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, पैरासिटिक सेप्रोफिटिक होते हैं, या तो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर बीमारी कॉज कर रहे होंगे या गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो कर रहे होंगे। ह्यूमन बींग्स जो हैं यानी एनिमल्स जो हैं, ये भी अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते अपनी बॉडी के अंदर, ये भी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, चीजों को गटक कर खाना प्रेफर करते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कुछ एक बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस दिखा सकते हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा के भी कुछ मेंबर्स अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। यानी फंगस और एनिमल्स जो अपना खाना नहीं बना सकते, इनको अलग अलग किंगडम में रख दिया और प्लांट को अलग किंगडम में रख दिया, जिससे कि 5 किंगडम्स हमें अच्छी खासी मिल गई ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। देन रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल है, सेक्सुअल है, ये सब में अलग अलग टाइप की पाई जाती हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल्सो गुड कैरेक्टर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना कनेक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री, यानी क्या दो ऑर्गेनिजम्स के पूर्वज सेम रहे थे। और ये हमें दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए या प्रोटीन के डेटा को कंपेयर करने से पता लग जाता है। आज के दिन में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ऐसे हजारों सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको एग्जैक्ट डेटा बता सकते हैं कि आप बंदर से 87.5% सिमिलर हैं, इतना तक भी डेटा हमारे पास आ जाएगा। सो वी हैव कॉन्क्रीट एनालिसिस कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म से कितने सिमिलर हैं। इफ यू वांट अ वीडियो जिसमें आप बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस करके देखना चाहते हैं और मैं ह्यूमन के डेटा को 5-6 एनिमल्स और प्लांट से कंपेयर करके आपको दिखाना बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चाहूंगा, तो इफ यू वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी ऑन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, जिससे आपको खुद भी वो करना आ जाए। सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको बाकायदा सारी चीजें सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे दोस्त आपके ये सारे क्राइटेरिया देखे, सेल स्ट्रक्चर यानी प्रोकैरियोटिक है कोई सेल या यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, देन आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसी है, देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, एंड देन उसके बाद आपका न्यूट्रिशन कि खाना बना सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमको 5 किंगडम्स यहां पर मिल जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि मोनेरा ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। तो सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बाकी सब में वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस पाए जा रहे होंगे। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगी, क्योंकि हम क्या कहते हैं प्रोकैरियोट की डेफिनेशन में, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि
एक न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है तो वो वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, इन सब में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। यानी ये दोनों पॉइंट्स एक ही हैं एक्चुअल में, खामखा एनसीईआरटी में लाइनें भरी हुई हैं। आगे सेल वॉल किस किस तरीके की होती है? मोनेरा में भी दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, मैं इन्हें प्यार से खतरों का खिलाड़ी कहता हूं, क्योंकि जिस जगह पर आप सोच भी नहीं सकते जिंदगी पाई जा सकती है उस जगह पर ये अक्सर भंगड़ा करते हुए पाए जाते हैं। तो ये जो खतरों के खिलाड़ी हैं इनका स्पेसिफिक सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। इनकी सेल वॉल सूडोम्यूरिन की बनती है, जबकि एक आपका यू बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल आपकी म्यूरिन की बनती है, यानी पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है। यहां पर आप देख सकते हैं नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी, है ना, और यहां पर पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की, कुछ अमीनो एसिड भी यहां पर जुड़े होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड की मिलकर के आपकी बनी होगी। नॉन सेल्यूलर लिखा हुआ है यहां पर गलती से, नॉन सेल्यूलोजिक आपकी सेल वॉल आएगी, क्योंकि सेल्यूलोज की सेल वॉल कहां होती है? प्लांट्स में, है ना, यहां नॉन सेल्यूलोजिक आएगी। यहां पर अगर आप देखेंगे प्रोटिस्टा के अंदर तो कुछ के अंदर सेल वॉल होती है, कुछ के अंदर नहीं होती, क्योंकि प्रोटिस्टा में दोनों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कुछ प्लांट जैसे भी, कुछ एनिमल्स जैसे भी। तो जो प्लांट जैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें सेल वॉल होगी, जो एनिमल जैसे होंगे उनमें सेल वॉल नहीं होगी। फंगस जो है इनमें सेल वॉल आपकी पाई जाती है विदाउट सेल्यूलोज होती है, क्योंकि काइटिन की सेल वॉल यहां पर पाई जा रही होती है। प्लांट जो है इनमें पाई जाती है सेल वॉल और सेल्यूलोज की होती है। एनिमल्स में यानी हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती, हमारे सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके ऊपर कुछ और नहीं पाया जा रहा होता। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया मोनेरा और प्रोटिस्टा में तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपका फंगस में लूज टिश्यू देखने को मिल सकता है, मल्टी सेल्युलैरिटी देखने को मिल सकती है। अगर आप प्लांट की बात करें तो हाईएस्ट लेवल आपने क्या सुना है? ऑर्गन सुना है। लीफ इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, स्टेम इज एन ऑर्गन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, रूट इज एन ऑर्गन विच एनकरेज द प्लांट टू सॉइल। आप ऑर्गन सिस्टम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सबसे बड़े बड़े जो ऑर्गन्स हैं वो यहां पर मैंने आपको गिना दिए हैं, उससे बड़ा प्लांट में कुछ भी नहीं है। तो ऑर्गन हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर है, ऑर्गन सिस्टम इज नॉट अवेलेबल। बट एनिमल्स में जैसे कि हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम भी है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम्स है। तो यहां पर आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं। खाना बनाते हैं कि नहीं? भाई बैक्टीरिया ज्यादातर खाना नहीं बनाते, कुछ एक बैक्टीरिया खाना बना सकते हैं, जैसे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, नोस्टॉक है, एनाबिना है, ये खाना बना सकते हैं। यहां पर भी देखेंगे आप प्रोटिस्टा में तो ये भी कुछ खाना बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में प्लांट जैसे भी होते हैं तो खाना बना रहे होंगे, कुछ एनिमल जैसे होते हैं खाना नहीं बना रहे होंगे, जैसे प्रोटोजोआ खाना नहीं बनाता, स्लाइम मोल्ड खाना नहीं बनाता। ऑटोट्रॉफिक में देखोगे तो क्राइजोफाइट को, इनफैक्ट क्राइजोफाइट में जो डायटम्स होते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है कि ओशन में सबसे ज्यादा खाना ही यही बनाते हैं, तो बिल्कुल बना रहे हैं। डायनोफ्लैजेलेट आपका फोटोसिंथेटिक है, बिल्कुल खाना बना रहा है। तो दोनों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। फंगस और एनिमल्स खाना नहीं बनाते, सिंपल सी यहां पर बात है, और प्लांट खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो प्लांट अपना खाना बनाएंगे, ये भी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम लोगों को दोस्तों क्या करना है, एक एक करके एक एक किंगडम को बहुत प्यार से पढ़ना है। तो द वेरी फर्स्ट किंगडम दैट वी वांट टू टॉक अबाउट इज किंगडम मोनेरा, जहां पर दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर आर्की बैक्टीरिया, यानी खतरों के खिलाड़ी। और खतरों के खिलाड़ी वो क्यों है? ड्यू टू देयर स्पेशलाइज्ड सेल वॉल स्ट्रक्चर, ना कि सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको ऑप्शन में सेल वॉल नहीं दिया गया तब जाकर के आप सेल मेम्ब्रेन ढूंढोगे ऑप्शन के अंदर। अगर आपको ऑप्शन में सेल वॉल दिया है द आंसर विल बी सेल वॉल ओनली। यहां पर ब्रांच लिपिड्स पाई जाती हैं और एस्टर की जगह ईथर लिंकेज पाई जाती है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड फीचर है आपका आर्की बैक्टीरिया का, जो इनको ज्यादा रेजिस्टेंट बनाता है। तो किंगडम मोनेरा में क्या पाए जा रहे हैं? बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो चाहे यू बैक्टीरिया। तो ये सोल मेंबर्स है, यानी जान है आपके किंगडम मोनेरा की। कौन? बैक्टीरिया। कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाए जाते हैं। हो सकता है मेरी इस पेन के टिप पर पाए जा रहे हो, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है इस बोर्ड पर पाए जा रहे हो, बिल्कुल हो सकता है। भाई मेरे गट के अंदर पाए जा रहे हो, और पाए भी जा रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। याकुल्ट का ऐड आता है, इट इंक्रीजेस गुड बैक्टीरिया इन योर बॉडी। आप खाना खाइए उसके बाद याकुल्ट पिए, ऐसा कहा जाता है ना, जिससे कि आपका डाइजेशन जो है वो स्ट्रांग हो, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, राइट।
तो यहां पर ये आपकी बॉडी के अंदर भी पाए जा सकते हैं, इतने कॉस्मोपॉलिटन है ये एक्सट्रीमोफिलिक भी हो सकते हैं। एक्सट्रीमो मतलब एक्सट्रीम यानी हार्श कंडीशंस को फिल यानी प्यार करने वाले, यानी कि खतरों के खिलाड़ी भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर इनका सिंपल है यानी दिखने में भोले भाले, लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, बहुत खतरनाक मेटाबॉलिज्म। जो आप कर सकते हो वो ये भी कर सकता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आप रेप्लिकेशन कर सकते हो, ये भी कर लेगा। आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, ये भी कर लेगा। जेनेटिक कोड है आपके अंदर, इसके अंदर भी है। ट्रांसलेशन कर लोगे, ये भी कर लेगा। अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो, ये भी करता है। आप में भी कॉन्शियसनेस है, इसमें भी कॉन्शियसनेस है, राइट? सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दिस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन डू। 4 प्रकार की शेप होती है, गोल गोल बेसिलस, कॉमा जैसी विब्रियो, ये आपकी बैट जैसी आपकी क्या हो जाएगी, गोल गोल कॉकस हो गई। यहां पर आपकी विब्रियो, ये आपकी बैट जैसी बेसिलस, इसके सेंटर पे क्या होता है, एंडोस्पोर, है ना, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का बना हुआ एंडोस्पोर। और ये आपका स्पाइरलम, स्पाइरल है ना, स्प्रिंग जैसा, और इसके दोनों साइड पे क्या लगे रहते हैं, फ्लैजेला लगे रहते हैं, फ्लैजेला के गुच्छे लगे रहते हैं। तो जो आर्की बैक्टीरिया है एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, खतरों के खिलाड़ी होते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन में पाए जा रहे हैं तो हेलोफाइल्स, हेलो मतलब होता है सॉल्ट। अगर ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे पाए जा रहे हैं तो थर्मोफाइल्स। अगर ये एसिडिक कंडीशन पे पाए जा रहे हैं यानी बहुत कम पीएच पे पाए जा रहे हैं तो एसिडोफाइल्स। अगर ये मीथेन बना पा रहे हैं तो मिथेनोजन, मीथेन बनाने वाले मिथेनोजन भी हो सकते हैं, जैसे गट ऑफ रूमिनेंट में पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो घास खाते हैं यूजुअली, जैसे गाय भैंस, इनके गट में पाए जाते हैं, इनके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जिससे कि ये बेसिकली मीथेन जनरेट कर सके। इसीलिए गाय भैंसों के गोबर से आप गोबर गैस तैयार कर सकते हो, क्योंकि उसमें मीथेन की मात्रा ज्यादा है ना। एंड इन्हें रूमिनेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पेट में मल्टीपल चैम्बर्स होते हैं, उसमें से एक चैम्बर का नाम भी रूमेन है ना। तो इनके गट में पाए जाते हैं आपके मिथेनोजन्स। अगर आप देखें तो बैक्टीरिया में, है ना, रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब सारी बातें हम यू बैक्टीरिया की करेंगे, आर्की बैक्टीरिया सिर्फ आपको यही जानना होता है कि हाँ भाई इसके सेल वॉल का कैरेक्टर यूनिक होने की वजह से इट इज वेरी डिफरेंट एंड इट बिकम्स खतरों का खिलाड़ी, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप यू बैक्टीरिया की बात करें तो ये सीधा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, तो 2 टुकड़ों में टूट सकता है, फिजन भी शो कर सकता है फेवरेबल कंडीशन में। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, अभी झटपट ये डिवाइड होकर के जर्मिनेट नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर कवर बना लेगा, स्पोर तैयार कर लेगा। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, क्योंकि स्पोर क्या है, रेजिस्टेंट है, स्पोर बचाव के लिए होता है। यह बैक्टीरिया को बेसिकली डेसिकेट होने से, सूखने से बचाता है। तो अगर बैक्टीरिया को पता है कि आसपास अनफेवरेबल कंडीशन है, मैं इस टाइम पे जर्मिनेट नहीं कर पाऊंगा, ये अपने ऊपर एक चादर बना लेता है और मस्त सुंबड़ी में बैठ जाता है। जिस टाइम पे कंडीशंस फेवरेबल होंगी, ये दोबारा से आपका जर्मिनेट कर जाएगा, नया बैक्टीरिया बना लेगा। और यहां पर कंजुगेशन भी होती है, यानी 2 बैक्टीरिया आसपास आ जाते हैं और एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर कर सकता है। इसे बैक्टीरिया का प्रिमिटिव सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, बट एक्चुअल में इट इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहां कोई गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन नहीं हो रही है। बैक्टीरिया का दिल रखने के लिए कह दिया, हाँ भाई तुम भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो, बैक्टीरिया भी खुश हो गया और एक्चुअल में उसने कुछ किया भी नहीं, राइट। When it comes to यू बैक्टीरिया, that is true बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, खाना बना भी सकते हैं, खाना नहीं भी बना सकते। ज्यादातर खाना नहीं बनाते, जैसा मैंने आपको कहा था। कुछ एक आपका खाना बना भी सकते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, कैरोलस लिनियस साहब की क्लासिफिकेशन के हिसाब से ब्लू ग्रीन एल्गी, पहले इसको किंगडम प्लांटे में रखा गया था ना भाई, साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है तो सेल वॉल थी, तो किंगडम प्लांटे में रखा होगा, और सिंपल स्ट्रक्चर था तो इसे एल्गी बोल दिया कि भाई ये सिंपल प्लांट है। बाद में इसको उठा करके ले आए, किंगडम मोनेरा में रख दिया, पर इसका नाम चेंज नहीं किया। जैसे माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा पे कोई सेल वॉल नहीं होती, इट लैक्स सेल वॉल। जब सेल वॉल नहीं है, ऊपर कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये अपनी शेप को बदल सकता है, अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिक, मॉर्फोलॉजी को चेंज कर सकता है। एंड जैसे जोकर अपना भेष बदल बदल के लोगों को हंसाता है, उसी तरीके से माइकोप्लाज्मा भी अपना भेष बदल सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। लेकिन ये प्लांट तो है ही नहीं, ये तो किंगडम मोनेरा का पार्ट है। किंगडम प्लांट का संबोधन किस लिए किया गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस क्लासिफिकेशन ये किंगडम प्लांट में था, तो उसका नाम तब जोकर ऑफ प्लांट किंगडम रख दिया। अब नाम थोड़ी चेंज करेंगे, समझ लो यार, आप लोग जो है बहुत गरीब हो अभी, है ना, स्टूडेंट हो, क्या ही पैसा होगा, 500 रुपए 1000 रुपए पॉकेट मनी मिलती होगी,
है ना, अभी गरीब हो, कल को समझ लो कि तैयारी करते करते कोई लॉटरी घसीट दी किसी दिन और 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, है ना, तो तुम्हारा नाम अगर गरीब चंद है पहले से, तो लॉटरी लगने के बाद उसे अमीर चंद थोड़ी करा दोगे। तब भी लोग यही बोलेंगे ना कि गरीब चंद की लॉटरी लगी है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे अमीर चंद की लॉटरी लगी है भाई, अब तो इसका नाम चेंज हो गया, राइट। तो नाम जो है वो तो वही रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, जबकि ना ये आज के दिन में एल्गी है ना ये आज के दिन में प्लांट है। बात समझ में आई? ये अब फोटोसिंथेसिस क्यों कर पाता है? जैसा पिगमेंट आपके हायर प्लांट्स में पाया जाता है क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट, वैसा ही पिगमेंट यहां भी पाया जाता है इन यूबैक्टीरियाज के अंदर। ये आपके अकेले भी पाए जा सकते हैं, ये आपके कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनी भी बना सकते हैं, ये आपके एक के बाद एक अटैच होकर फिलामेंट्स भी बना सकते हैं और इनके ऊपर जिलेटिन की कोटिंग भी लगी रहती है, जिलेटिनस शीथ भी लगी हो सकती है जब ये कॉलोनियल होते हैं। ये आपके फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी पाए जा सकते हैं, तो हर जगह पर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिल सकता है। कई ऐसे आपके बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हो आप, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करना सबके बस की बात नहीं है। एटमॉस्फेयर में बहुत नाइट्रोजन है, लेकिन ये जो N2 है ना, इन दो नाइट्रोजन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, इन 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट, सबके बस की बात नहीं है। कुछ बैक्टीरिया के पास ये ताकत है, जैसे एनाबिना और नॉस्टॉक जो है, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार के सेल्स में, स्पेशल सेल्स में, जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। क्या खास है ऐसा इन हेट्रोसिस्ट में? ये ऑक्सीजन को अपने अंदर नहीं आने देते, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है ना, इट इज वेरी सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन आसपास होगा तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। तो इफ यू वांट टू फिक्स द नाइट्रोजन, इफ यू वांट टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, आपको मेक श्योर करना होगा कि ऑक्सीजन उस टाइम पर नाइट्रोजिनेज के आसपास अवेलेबल ना हो। उसके लिए ये स्पेशल सेल बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्त, यहां पर फिर आप आगे देखिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक मतलब फोटो मतलब लाइट को इस्तेमाल करके खाना बना रहा है कोई बैक्टीरिया, तो फोटोसिंथेटिक, पिगमेंट की मदद से लाइट को ट्रैप किया। कीमोसिंथेटिक मतलब आसपास इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्रेजेंट है, इन्हीं को क्या कर दिया? आपका ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीजन की मदद से इनको रिसाइकल कर दिया। कोई आपका नाइट्रोजन का कंपाउंड प्रेजेंट था, नाइट्रेट, नाइट्राइट, उसको तोड़ा, नाइट्रोजन सॉइल में आ गया, इसको एनर्जी मिल गई ऑक्सीडेशन से बैक्टीरिया को। कोई फॉस्फेट प्रेजेंट था, उससे फास्फोरस निकाल दिया, सॉइल में डाल दिया, ऑक्सीडेशन से एनर्जी खुद ले ली। आपका कोई फेरस कंपाउंड था, यानी आपका आयरन से रिलेटेड कंपाउंड था, आपका कोई सल्फेट कंपाउंड था या सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड था, तो इनको ऑक्सीडाइज करके खुद तो एनर्जी ले ली और सॉइल में क्या पड़े रह गए? ये मिनरल पड़े रह गए। अब इन मिनरल्स की सबसे खास बात क्या है? इन मिनरल्स की जरूरत होती है आपके प्लांट को ग्रो करने के लिए। हम क्या बोलते हैं? प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वाटर एंड मिनरल्स। तो ये जब सॉइल में पड़े रहेंगे, इनको प्लांट की रूट एब्जॉर्ब कर लेगी और उनकी भी ग्रोथ में हेल्प होगी। तो मिनरल रिसाइकलिंग या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है, जो खुद का खाना स्वयं नहीं बना सकते, मेजॉरिटी में है, ये आपका दही जमाने में काम आते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक बना सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो बनती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से बनती है। नियोमाइसिन जो बनती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से बनती है। यानी स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम का जो बैक्टीरिया है, ये दवाई बनाने में भी काम आता है। यानी हमारे जीवन से रिलेटेड, हमारे जीवन के जो बढ़िया काम है उनसे रिलेटेड जो बैक्टीरिया हैं, ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। चाहे दही जमाने का काम हो, चाहे एंटीबायोटिक बनाने का काम हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर आप कर रहे हो लेग्यूम के साथ, यानी प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट होकर अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है जो आपका लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ, यानी पी और बीन की जो फैमिली है, मटर की जो फैमिली है, उसके प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट हो जाता है और नाइट्रोजन फिक्स करके उस प्लांट की रूट को दे देता है, और बदले में रूट खाने पीने की चीजें बैक्टीरिया को दे देती है। दोनों का काम चल जाता है, दोनों की दोस्ती हो जाती है। और हमारी लाइफ से रिलेटेड सिर्फ अच्छे काम थोड़ी है, बुरे काम भी है। बैक्टीरिया बीमारी भी कॉज करता है, तो इसको याद करेंगे। सीटी सीटी से 2 बार सीटी बजा देंगे, सीटी सीटी, है ना, कुकर की 2 सीटी बजाई। सी फॉर कॉलेरा, सी फॉर टाइफॉइड, सी फॉर सिट्रस कैंकर, सी फॉर टिटेनस। ये आपके किससे होते हैं? ये आपके बैक्टीरिया से होते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीजेज है। अब अगर आप देखेंगे तो माइकोप्लाज्मा क्या है, सेल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। इनकी लेंथ कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे छोटे लिविंग सेल्स में इनकी गिनती होती है। सेल वॉल होती नहीं है, यानी शेप चेंज कर सकते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। ऑक्सीजन में भी रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। तो दोनों कंडीशन में पाए जा सकते हैं। पैथोजेनिक होते हैं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा का ही एक टाइप क्या है? पीपीएलओ।
और पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी न्यूमोनिया जैसी मिलती जुलती बीमारी कॉज कर सकता है। प्लांट के अंदर फाइलॉइडी कॉज कर सकता है। आपका जो पूरा का पूरा प्लांट है झाड़ी जैसा दिखने लग जाएगा, है ना, एकदम झाड़ू जैसा दिखने लग जाएगा, चुड़ैल की झाड़ू जैसा। विच इज ब्रूम कॉज कर सकता है ना। विच ब्रूम का क्या मतलब है? विच का मतलब होता है चुड़ैल, और एक आपका ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। एक चुड़ैल आती थी बचपन में कार्टून में, झाड़ू बैठ के उड़ जाती थी, राइट। तो सेम वहां पर एक जो फ्लावर है उसका कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर कर देगा, फ्लावर को सुखा देगा, एकदम झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर उसका बना देगा। इस प्रकार की बीमारियां कॉज करता है प्लांट और एनिमल दोनों में। न्यूमोनिया लाइक डिजीज हमें कॉज करेगा, विच इज ब्लूम, फाइलॉइडी, ये सब प्लांट में कॉज करेगा, है ना। ये आपका किंगडम मोनेरा है। दूसरे किंगडम अगर आप देखें तो ये है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एक ही सेल होगा और यूकैरियोटिक होंगे, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगी, है ना। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। इस किंगडम की बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर नो डिफाइंड बाउंड्रीज। समझ लीजिए मैं एक प्लांट साइंटिस्ट हूं, मैं एक बॉटनिस्ट हूं, तो मैं क्लोरेला को क्या मानूंगा? मैं क्लैमाइडोमोनास को क्या मानूंगा? भाई उनके अंदर सेल्यूलोज की सेल वॉल है, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। मेरे लिए एज अ बॉटनिस्ट वो प्लांट है, मैं उन्हें एल्गी में रखूंगा, और आप भी उन्हें एल्गी में पढ़ोगे अगले चैप्टर में। लेकिन टेक्निकली कहा जाता है सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाने चाहिए। तो एज अ प्रोटिस्ट साइंटिस्ट, अगर मैं प्रोटिस्टा पे रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट होता तो मेरे लिए दुनिया का हर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो पैरामीशियम हो जिनमें सेल वॉल नहीं होती, चाहे वो क्लेमाइडोमोनास हो, चाहे वो क्लोरेला हो जिनमें सेल वॉल होती है, ये सब क्या है? प्रोटिस्ट है, क्योंकि इन सब में एक एक सेल है और ये यूकैरियोटिक है। अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस साहब की क्लासिफिकेशन, अमीबा और पैरामीशियम जिनमें सेल वॉल नहीं है ये एनिमल में थे, और क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जिनमें सेल वॉल है ये प्लांट में थे। इनको साथ लाया गया क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, सेल वॉल की कोई दिक्कत नहीं है, इनको बाद में प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया। लेकिन बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्लांट साइंटिस्ट हूं तो मैं अपना प्लांट में ही पढ़ूंगा क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को। मैं अगर जूलॉजिस्ट हूं, मैं आपका अमीबा और पैरामीशियम को अलग ही पढ़ूंगा, अपना प्रोटोजोआ में एनिमल किंगडम के अंदर ही छोटी सी कैटेगरी बना दूंगा, राइट। तो यहां पर कोई बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है। प्राइमरीली एक्वेटिक यानी पानी में पाए जाते हैं ज्यादातर। कनेक्टिंग लिंक है मोनेरा और बाकी सारी किंगडम्स के बीच में, क्योंकि मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैरी करती है। तो यूनिसेलुलर इससे सेम कैरेक्टर है, यहां भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है प्रोटिस्टा में, यहां भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एक लिंक मिल गया। ऑल मल्टीसेलुलर किंगडम्स क्या है भैया आपकी? ये सारी यूकैरियोटिक है, चाहे फंगस हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है। तो कुछ कैरेक्टर इसके बाकी किंगडम से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर इसके मोनेरा से मिलते हैं, तो इट बिहेव्स लाइक अ कनेक्टिंग लिंक। ये मोनेरा और बाकी तीनों मेजर किंगडम्स के बीच में ब्रिज का काम करती है, ऐसा यहां पर माना जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको अच्छी खासी क्लासिफिकेशन दिखाई दे जाती है, अलग अलग टाइप के यहां पर क्या है? आपको प्रोटिस्ट दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक बताता हूं जिससे आपको ये सारी चीजें बहुत प्यार से याद हो जाएंगी। जब भी आप क्राइजोफाइट से प्रोटोजोवन की तरफ चलते हो, इनको आप एक सीक्वेंस में ही लिखते हो हमेशा, तो आप एनिमल लाइक कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हो, यानी ये वाले जो हैं प्लांट लाइक होंगे, ये वाले एनिमल लाइक होंगे। अब मुझे खुद बताइए कि क्या एनिमल्स खाना बना सकते हैं? नहीं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है भैया क्राइजोफाइट, इसमें तो डायटम्स पाए जाते हैं जो कि चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशन के, तो ये तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेटिक होगी। डायनोफ्लैजेलेट भी अच्छा खासा फोटोसिंथेटिक होगा। ये बीच में आ रहा है तो ये मिक्सोट्रॉफिक होगा। सनलाइट प्रेजेंट है तो खाना बना लेगा, सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो किसी का शिकार करेगा। यानी ये जो यूग्लिनॉइड है ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सनलाइट प्रेजेंट है तो प्लांट की तरह बिहेव करेंगे, क्लोरोफिल ए जैसा पिगमेंट होगा। अगर सनलाइट नहीं है तो एनिमल की तरह बिहेव करेंगे, प्रीडेटरी बिहेवियर दिखाएंगे, किसी का शिकार करेंगे, खुद से छोटे ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद वाले एनिमल लाइक होंगे, ये आपका सेप्रोफिटिक होगी, यानी सड़े गले मैटर पे ग्रो करेगी। स्लाइम मोल्ड, मोल्ड का मतलब क्या होता है? फंगस, है ना। तो फंगस जैसा ही बिहेवियर करेगा, सेप्रोफिटिक होगा। और यहां पे आपका प्रोटोजोआ, नाम में ही जोवन है, जोआ मतलब क्या होता है? जूलॉजी, यानी आपका एनिमल, तो एनिमल लाइक कैरेक्टर दिखाएगा, ये आपका हेटेरोट्रॉफिक होगा। यानी इनिशियल जो दो हैं बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे, बाद के जो दो हैं एकदम फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होंगे, बीच वाला कभी कभी कर रहा होगा, कभी कभी नहीं कर रहा होगा। प्लांट लाइक कैरेक्टर टू एनिमल लाइक कैरेक्टर हम गए।
अब क्या प्लांट में सेल वॉल होती है? यस। क्या एनिमल में होती है? नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे सेल वॉल जो है इसमें सिलिका की डिपोजिशन होती है, तो ये बहुत स्टिफ सेल वॉल होती है। सिलिका की डिपोजिशन है जो कि इसको दरदरा बनाती है, मिट्टी की डिपोजिशन है तो दरदरी हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। और क्योंकि सिलिका की डिपोजिशन है सेल वॉल पे, तो सेल वॉल डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकते, टूट नहीं सकती। तो जब डाई एटम्स मर मर के नीचे जमा हो जाएंगे, समुद्र की तली पर बहुत सालों तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जमा होते रहेंगे, तो समुद्र की तली जो है वहां पर एक फर्श जैसा इलाका बन जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? डाई एटम से बना हुआ फर्श, डाई एटम से बना हुआ अर्थ, यानी डाई एटमेशियस अर्थ। ये क्या बना देते हैं? आपका डाई एटमेशियस अर्थ बना देते हैं। तो यहां पे सेल वॉल है। डायनोफ्लैजेलेट में देखोगे तो यहां भी सेल्यूलोज की सेल वॉल है। ये दोनों आपके एनिमल लाइक है तो इनमें सेल वॉल नहीं है। बीच वाला फिर से बीच में आ गया। भाई इसमें सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन एक प्रोटीन की फ्लेक्सिबल लेयर है जिसको पेलिकल बोल रहे हैं। पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेलिकल, यानी ये दोबारा बीच में आ गया। खाना बनाने और ना बनाने में भी बीच में फंसा हुआ था, सेल वॉल होने ना होने में भी बीच में फंसा हुआ है। सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन एक और लेयर अडेप्ट करके बैठ गया है जिसको पेलिकल हम लोग कह रहे हैं। तो यहीं से सारे कैरेक्टर याद हो गए, ऊपर वाली एक लाइन से मेन तो। बाकी नाम से तोड़ने की कोशिश करो भाई। क्राइजोफाइट में क्या होते हैं? डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स, जिसे गोल्डन एल्गी कहते हैं, है ना। गोल्डन एल्गी, एल्गी है ना, खाना बना रही होगी, फोटोसिंथेटिक है। गोल्डन क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, बहुत ज्यादा खाना बनाते हैं। डाई एटम्स, नाम क्या है? डाई एटम्स, दो एटम होंगे, यानी इसमें दो पार्ट होंगे, साबुनदानी की तरह। नीचे एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप साबुन रखते हो, ऊपर से उसका ढक्कन बंद करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज डाई एटम। ये जो आपकी वॉल्स है ना, एक नीचे आपकी तली है जिसपे आपने साबुन रखी हुई है, ऊपर ढक्कन बंद किया हुआ है, इस पे क्या है? सिलिका की डिपोजिशन हो रखी है, जो इन्हें क्या बनाता है? काफी रेजिस्टेंट बनाता है ना। और ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं डाई एटम्स ओशन के। एंड सिंगल सेल्यूलर है, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, तो पैसिवली फ्लोट करते हैं। लहरें जिस साइड आ रही हैं उसी साइड चले जाएंगे, दे विल गो विद द फ्लो। लहरों को चीरने की ताकत इनमें नहीं है। अगर आप देखेंगे डायनोफ्लैजेलेट नाम से क्या पता रहेगा? डायनोफ्लैजेलेट, दो फ्लैजला होंगे इनमें। तो आपका एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजला होगा, लंबा लॉन्गिट्यूडिनल, एक ट्रांसवर्स फ्लैजला होगा ऐसा। तो एक ऐसा फ्लैजला, एक ऐसा फ्लैजला, एक ऐसा फ्लैजला, एक ऐसा फ्लैजला, दो यहां पर फ्लैजला होंगे। कलर इनका अलग अलग हो सकता है। येलो पिगमेंट होगा तो येलो कलर हो जाएगा, है ना। जैसे आपका कैरोटिनॉइड पिगमेंट हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा क्लोरोफिल की वजह से, ब्राउन हो जाएगा आपका फ्यूकोजेंथिन की वजह से, ब्लू हो जाएगा फाइकोसाइनिन की वजह से, रेड हो जाएगा आपका फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। गोनियोलेक्स नाम का जो डायनोफ्लैजेलेट है ये लाल कलर का होता है और ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है। तो जब कोई समुद्र की लहर आपकी ओर आ रही होती है और अगर उसमें गोनियोलेक्स प्रेजेंट है तो आपको ऐसा लगेगा कि एक खून की लहर आपके पास दौड़ करके चली आ रही है। इसे रेड टाइड कहा जाता है, जो गोनियोलेक्स की वजह से होता है। और गोनियोलेक्स कुछ टॉक्सिन्स भी सिक्रेट करता है जिससे आसपास के ऑर्गेनिजम्स की डेथ तक हो सकती है। इन टॉक्सिन्स को सेक्सी टॉक्सिन्स कहा जाता है, SAXITOXIN, सेक्सी टॉक्सिन, राइट। तो यहां पर रेड टाइड का फेनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूग्लिनॉइड मिक्सोट्रॉफिक होंगे, सनलाइट प्रेजेंट तो खाना बनाएंगे, सनलाइट एब्सेंट तो खाना नहीं बनाएंगे। इनमें सेल वॉल की जगह पेलिकल पाई जाती है और एनिमल और प्लांट के बीच में कनेक्टिंग लिंक होते हैं। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी गली सड़ी टूटी हुई जो प्लांट की डंडियां वगैरह हैं, ट्विग्स वगैरह हैं, उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं, है ना। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो कई सारे स्लाइम मोल्ड्स आकर के प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, यानी एक बहुत लंबा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ फीट लंबा भी ये स्ट्रक्चर हो सकता है। फेवरेबल कंडीशन है, किसी की बर्थडे पार्टी है, सारे आकर के स्लाइम मोल्ड इकट्ठे हो गए और इन्होंने झुंड बना लिया, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। लेकिन जैसे ही एंटी पुलिस बुला लेती है, भैया ये तो दंगा मस्ती कर रहे हैं सारे के सारे मिल करके, अनफेवरेबल कंडीशन जब आ जाती है तो ये वही काम करेंगे जो बैक्टीरिया कर रहा था, ये स्पोर प्रोड्यूस कर लेंगे, यानी अपने ऊपर एक लेयर बना लेंगे कि भैया हम तो छुप जाते हैं, सुमड़ी में चले जाते हैं। एंड जैसे दोबारा फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगी, इनको पता लगेगा पुलिस चली गई, तो ये जो स्पोर्स हैं ये दोबारा एयर के थ्रू डिस्पर्स होकर के जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। प्रोटोजोआ को अगर आप देखो तो प्रोटोजोआ अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर इनमें सूडोपोडिया है, अमीबा जैसा स्ट्रक्चर है, तो दे आर कॉल्ड एज अमीबॉइड प्रोटोजोवन। एग्जांपल क्या हो जाएगा? अमीबा खुद, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। फ्लैजिलेटेड अगर इनमें फ्लैजिला से मूव करने की ताकत है, तो जैसे ट्रिपेनोसोमा जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी कॉज करता है। अगर इनमें सिलिया है बहुत सारे, जैसे पैरामीशियम जिसमें हजारों सिलिया होते हैं, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं पैरामीशियम में, आपको पता है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस, तो इसमें एक ये भी खास बात है।
स्लीपर जैसा यानी चप्पल जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है, अपने चारों ओर हजारों सिलिया बियर करता है। एंड स्पोरोजोअन, स्पोर जैसी एक स्टेज होगी बीमारी कॉज करने वाली, है ना। जोअन मतलब प्रोटोजोअन का मेंबर है, और स्पोर जैसी इंफेक्शियस स्टेज है जैसे प्लाज्मोडियम के अंदर, जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो ये प्लाज्मोडियम अलग है। काफी सारे स्लाइम मोल्ड जब इकट्ठे हो जाते हैं फेवरेबल कंडीशन में, तो ये प्लाज्मोडियम अलग है और ये प्लाज्मोडियम अलग है जो मलेरिया कॉज करता है। नाम सेम है, मतलब अलग अलग है। ठीक है दोस्त। देन दिस इज योर सेकंड किंगडम। थर्ड किंगडम क्या आती है? फंगस। फंगस का नाम सुना हुआ होगा, कॉस्मोपॉलिटन है। क्यों कॉस्मोपॉलिटन है सर? हमारे कमरे में तो नहीं है। अगर आपको लगता है आपके कमरे में फंगस नहीं है, एक बार एक रोटी का टुकड़ा 5 दिन के लिए अपने टेबल के ऊपर रख दीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके कमरे में, आपके आसपास जो हवा है उसमें फंगस है या नहीं। हाँ, वो आपको कुछ कहेगा नहीं, लेकिन आसपास थोड़ी बहुत फंगस जो है, माइन्यूट फंगस जरूर होती है। एंड ये सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में, यानी गर्म और आपकी गीली कंडीशन में। जैसे अगर आपको दाद खाज खुजली की कभी प्रॉब्लम हुई है, यानी अगर आपको बेसिकली फंगल इंफेक्शन हुआ है, तो वो यहां होता है जहां दो स्किन्स टकरा रही होती हैं। यहां होता है जहां दो स्किन्स टकरा रही होती हैं। यहां होता है उंगलियों के बीच में जहां दो स्किन्स टकरा रही होते हैं, बिकॉज स्किन्स के टकराने से आपकी फ्रिक्शन डेवलप होती है, दैट बेसिकली जनरेट्स हीट। तो वार्म कंडीशन हो गई, और पसीना भी निकलता है, तो ह्यूमिडिटी भी यहां पर होती है। और एक बार यहां पर अगर फंगल इंफेक्शन हो गया, फिर आप यहां से फंगस यहां लगा लोगे, गलती से हाथ वाथ टच कर लोगे, तो फिर कहीं भी फैल सकता है। लेकिन इनिशिएशन यहीं पे होगी। सबसे फेवरेबल कंडीशन जो है वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन है, इसीलिए आप अपने फ्रिज में जब खाना रखते हो तो वहां फंगस नहीं कुछ छेड़ सकता आपके खाने को, बिकॉज वहां वार्म कंडीशन नहीं है, कोल्ड कंडीशन है, राइट। तो कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह है ना। जैसे अगर आप संतरा रख दोगे अपने टेबल पे, 10 दिन के लिए पड़ी रहने दोगे, तो ऑरेंज रॉट लग जाएगा उसके ऊपर, है ना। ब्रेड है, ब्रेड का टुकड़ा रख दोगे अगर अपने टेबल के ऊपर, तो ब्रेड मोल्ड लग जाएगा उसके ऊपर। काफी सारे प्लांट हैं जिनके ऊपर बीमारी कॉज करने वाले फंगस लग जाते हैं, जैसे वीट के ऊपर पक्सीनिया नाम का फंगस लग जाता है जो ब्लैक कलर का रस्ट कॉज करता है। आपका मस्टर्ड के ऊपर अल्ब्यूगो नाम की बीमारी लग जाती है ना, अल्ब्यूगो नाम का फंगस लग जाता है, अल्ब्यूगो कैंडिडा। तो दैट इज बेसिकली अ फंगस, है ना। और आप में जो दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो फंगल इंफेक्शंस होते हैं, दे आर ऑब्वियसली कॉज्ड बाय फंगस ओनली, राइट। यानी कि आपके पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एंड सेप्रोफिटिक, यानी किसी भी चीज को गलाना सड़ाना है तो उसमें तो फंगस आपका सबसे पहले आएगा बैक्टीरिया के साथ साथ। तो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करते हैं, फिलामेंटस होते हैं। यानी एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, ईस्ट जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, वो फिलामेंटस नहीं होता, वो यूनिसेलुलर फंगस है। लेकिन यहां पर बाकी सारे जो फंगस है ना, इनका स्ट्रक्चर ऐसा बाल जैसा होता है। इस एक बाल को हम लोग क्या कहते हैं? हाइफा। अब इस एक बाल में हो सकता है कंपार्टमेंटलाइजेशन ना हो रखी हो, बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही बाल में प्रेजेंट हो, तो इसे कहा जाता है सिनोसिटिक कंडीशन। बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही ट्यूब में है और कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है, तो एसेप्टेट कंडीशन, सेप्टा इज एब्सेंट। और जब कोई सेप्टा नहीं है तो एक ही ट्यूब में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसिटिक कंडीशन। इसकी जस्ट उल्टी कंडीशन क्या है? सेप्टा लगे हुए हैं, एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस है, दैट इज सेप्टेट और नॉन सिनोसिटिक कंडीशन। इस प्रकार के हाइफे हो सकते हैं। बहुत सारे हाइफे यानी बाल जब गुथ जाते हैं तो जूड़ा बन जाता है, चोटी बन जाती है, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है। फंगस आपको पता है खाना तो नहीं बना सकता, या तो सेप्रोफिटिक होगा, गले सड़े मैटर पे ग्रो करेगा, या बीमारियां कॉज करेगा, या फिर सिम्बायोटिक होगा। आपको पता है लाइकन नाम के एसोसिएशन के बारे में, जहां फंगस एल्गी से दोस्ती कर लेता है और बोलता है कि यार तू मुझे खाना दे दे, बिकॉज एल्गी यू आर अ प्लांट, यू कैन मेक फूड एंड आई डू हैव अ लॉट ऑफ सरफेस एरिया, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर बाल जैसा है, तो आई कैन गिव यू शेल्टर, आई कैन एब्सॉर्ब मोर वाटर एंड मिनरल्स फॉर यू। तो हम दोनों की दोस्ती बहुत रंग लाएगी, मुझसे दोस्ती कर लो। तो एल्गी मान जाता है और लाइकन नाम की एसोसिएशन बन जाती है। सिमिलरली हायर प्लांट्स की रूट के साथ, जैसे जिम्नोस्पर्म में पाइनस का एग्जांपल आपने सुना होगा, उसकी रूट के साथ एसोसिएट हो जाता है और उसके साथ माइकोराइजा नाम की एसोसिएशन कर लेता है। माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा मतलब रूट। तो हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन कर लेता है, बोलता है रूट में तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ा दूंगा अपने बाल लाइक स्ट्रक्चर से, और वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे दूंगा, और बदले में आप क्या करो, जो भी खाना बन रहा है प्लांट में उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे दे दो। तो ये दोनों की दोस्ती भी बढ़िया चलती है। तो ये सिम्बायोटिक तरीके से भी खाना निकाल सकते हैं। रिप्रोडक्शन देखोगे तो वेजिटेटिव भी हो सकती है, यानी कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। जैसे कि आपका जो फंगस है टूट जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, क्योंकि फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे फिलामेंट्स बनते हैं यहाँ पर, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएंगे, ग्रो करने लग जाएंगे, फिजन हो जाएगी, एक फंगस 2 टुकड़ों में टूट जाएगा।
बडिंग हो जाएगी, जैसे बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट जो है आपका उसके ऊपर एक छोटा सा बड डेवलप हो जाएगा, बाद में बड आपका अलग हो जाएगा, दैट इज बडिंग। तो यहां पे कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। अगर आपका स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है जैसे कोनिडिया नाम के स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स नाम के स्पोर्स, स्पोरेंजियो नाम के स्पोर्स, जूस्पोर नाम के स्पोर, तो यहां पर आप कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, स्पेशलाइज्ड स्पोर्स बने हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन हो सकती है ऊस्पोर के माध्यम से, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स के माध्यम से, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स के माध्यम से, तीनों प्रकार की रिप्रोडक्शन यहां पर देखने को मिल सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सबसे पहले दो जो आपके हाइफा है ये पास पास आएंगे और प्लाज्मोगैमी हो जाएगी। प्लाज्मोगैमी मतलब प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा यानी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, गैमी मतलब फ्यूजन, यानी ये अगर एक हाइफा है, ये अगर एक हाइफा है या गैमीट्स कह लो, ये पास पास आए और फ्यूज हो गए। अब इनके न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हुए हैं अभी, क्योंकि ये प्लाज्मा तो फ्यूज हो गया, इसमें भी एक न्यूक्लियस था, इसमें भी एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हुए हैं। बाद में क्या होगा, इन न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाएगा डिप्लॉयड जाइगोट बनने के लिए, तो कैरियोगैमी हो जाएगी। फिर इनके न्यूक्लियस भी एक हो गए तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया यानी जाइगोट बन गया। तो जाइगोट में फिर क्योंकि फंगस की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो मियोसिस करानी पड़ेगी, तो मियोसिस भी हो जाएगी। कई ऐसे फंगस होते हैं जिनमें फटाफट प्लाज्मोगैमी होती है, फिर फटाफट कैरियोगैमी हो जाती है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है झटपट। कईयों में बहुत टाइम लगता है। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस अलग अलग पड़े रहते हैं, जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में दो न्यूक्लियस कई देर तक पड़े रहते हैं, इसे कहते हैं डाई कैरियोफेज। डाई मतलब दो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस कई देर तक अलग अलग पड़े रहते हैं, बाद में डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। तो डाई कैरियोफेज किस किस में पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज में। तो देयर आर टोटल 4 क्लासेस ऑफ फंगस। पहली क्लास क्या है, फाइकोमाइसिटीज, जिसको जाइगोमाइसिटीज भी कहा जाता है, इसीलिए यहां पर जाइगोस्पोर बनता है। यहां पर एस्कोमाइसिटीज जिसे सैक फंगस भी कहा जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज जिसमें आता है हमारा सबसे प्यारा सबसे कॉमन मशरूम, एंड देन ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसको इम्परफेक्ट फंगस भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सेक्सुअल स्टेजेस एब्सेंट है, यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया के थ्रू आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया के थ्रू, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आप देखो फाइकोमाइसिटीज में क्या है, जो आपकी हाइफा है दैट इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन सिर्फ इसमें है। बाकी हर जगह देखोगे सेप्टेट है यानी सेप्टा लग चुका है, क्रॉस वॉल लग चुकी है, दीवार लग चुकी है, एंड ब्रांच्ड, ब्रांच हो गए लेकिन सेप्टा भी लगा हुआ है, तो आपका यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। बाकी सब में, तीनों में सिर्फ यहां मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी सिनोसिटिक कंडीशन है ना। और अगर आप देखें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे कैसे होती है, जूस्पोर से। जूस्पोर नाम में ही है, जू मतलब मोटाइल एनिमल जैसे, है ना। एक तितली आ गई है बहुत प्यारी सी, पता नहीं कहां से आ गई और एप्लेनोस्पोर जो कि अंदर की साइड बनता है, ए से स्टार्ट होने वाले स्पोर अंदर की साइड बनते हैं, एप्लेनोस्पोर एंडोस्पोर है। और आपका यहां पर देखिए एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर भी एंडोस्पोर है, अंदर बनता है आपका स्पोरेंजिया के, बाहर अगर बनते हैं तो एक्सोस्पोर, दैट इज जो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जैसे कोनेडिया सी से स्टार्ट हो रहा है, बेसिडियो स्पोर बी से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक्सो है, बेसिडियोस्पोर एक्सो है, कोनिडिया आपका एक्सो है, बाहर की साइड बनता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां जूस्पोर एप्लेनोस्पोर से हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके सेम तरीके के गैमेट भी हो सकते हैं, अलग अलग साइज के गैमेट भी हो सकते हैं। एक स्पेशल कंडीशन भी है जहां फीमेल गैमेट बड़ा और स्टैटिक होगा, मूव नहीं कर पाएगा, और मेल गैमेट छोटा होगा और मोटाइल होगा, इसे ऊगैमस कंडीशन कहते हैं। यहां अगर आप देखोगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, कोनिडिया से। एस्परजिलस पेनिसिलियम में ये देखने को मिलते हैं कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटीज है तो एस्कोस्पोर से होगी, अंदर की साइड बनेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज में देखोगे तो हमारा मशरूम कैसे उगता है, यहां मशरूम है सबसे कॉमन, तो मशरूम कैसे उगता है आपका फ्रेगमेंटेशन से। यहां असेक्सुअल स्पोर नहीं बनते इनकी तरह, कोनिडियोस्पोर एप्लेनोस्पोर जूस्पोर, यहां स्पोर नहीं बनते, यहां आपके असेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है, यहां फ्रेगमेंटेशन होगी। जब आप मशरूम की खेती करते हो तो आप मशरूम के छोटे छोटे टुकड़े करके उगा देते हो, पूरा मशरूम वहां से उग जाता है, तो फ्रेगमेंटेशन इज वेरी कॉमन। एंड यहां पर सेक्स ऑर्गन जो है ये आपके क्या है, एब्सेंट है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है लेकिन कोई भी सोमेटिक सेल साथ में आकर के फ्यूज कर सकते हैं, कंपैटिबल सेल्स फ्यूज कर सकते हैं, और यहां पर बेसिडियोस्पोर बन सकते हैं जो कि एक्सोजीनियस स्पोर होंगे, बाहर की साइड बनेंगे। अगर कोई पूछे कि कोनिडिया कहां कहां पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज में भी पाया जाता है, ड्यूटेरो में भी पाया जाता है। कोई अगर पूछे एक ऐसी क्लास बताइए फंगस की जो सिर्फ कोनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, सिर्फ कोनिडिया के थ्रू, यहां तो कोनिडिया के अलावा एस्कोस्पोर भी है ना, वहां सिर्फ कोनिडिया है, वहां कोई सेक्सुअल स्पोर है ही नहीं, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज का मतलब है इम्परफेक्ट फंगस
यहां पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रही है, राइट। एग्जाम्पल अगर देखें तो यहां पर एग्जाम्पल है रैम्प। रैम्प क्या होता है? जिसपे मॉडल्स वॉक करती हैं, RAMP, पी का मतलब फाइकोमाइसिटीज, RAM दैट इज राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। यहां पर एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल क्या है? नासा, नासा स्पेलिंग अलग है बस, NACA, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और एंड में A दैट इज एस्कोमाइसिटीज। यहां पर देखिए बेसिडियोमाइसिटीज, आज मैं उससे परेशान रहा, आज अगैरिकस, मैं दैट इज मशरूम, अगैरिकस मशरूम होता है, उस दैट इज उस्टिलागो, से यानी स्मट, यानी उस्टिलागो को स्मट कहा जाता है, परेशान दैट इज पक्सीनिया एंड आर दैट इज रस्ट, तो इसको क्या कहा जाता है? रस्ट कहा जाता है, पक्सीनिया जिसे रस्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्त, ये आपको देखने को मिला। यहां पर देखिए कैडेट है ना, कैडेट, CADET, जवान, कैडेट, तो DE क्या हो गया? ड्यूटेरोमाइसिटीज, C क्या हो गया यहां पर, है ना, कैडेट है तो C मतलब कोलेटोट्राइकम, A का मतलब अल्टरनेरिया, DE का मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज, T का मतलब ट्राइकोडर्मा, कैडेट एकदम पांचों अल्फाबेट यहां पर मैच कर गए। ये आपके क्या है? ये आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जांपल है। नाउ ये 3 किंगडम हम लोगों ने पढ़ ली, पर कुछ ऐसे आपके बेसिकली पार्टिकल्स हैं जिनको RH विटेकर साहब की 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं मिली। वो है आपके वायरस, वायरॉइड, प्रायोन एंड लाइकन। लाइकन के बारे में आप सुन चुके हैं, तो सबसे पहले इसको ही हम खत्म कर देते हैं। क्या लाइकन एक नया ऑर्गेनिज्म है? समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हुआ और आप सिलेक्शन के बाद मुझसे मिलने आए और आपने मुझे गले लगा लिया, है ना, और हम दो एकदम फूट फूट के रोने लगे खुशी के मारे। अगर तुम और मैं साथ जुड़े हुए हैं तो क्या कोई साइंटिस्ट आकर वहां ऐसा बोलेगा, अरे ये तो बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है ना, जिसके 2 सर हैं, 4 हाथ हैं, 4 पैर हैं? अरे मेरे भाई, ये 2 सर वाला एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये 2 ह्यूमन बीइंग्स हैं जो थोड़े टाइम के लिए जुड़ गए। सिमिलरली लाइकन कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, ये तो एल्गी और फंगस से बना हुआ है। फंगस हमारा पहले से किंगडम फंजाई में प्रेजेंट है, एल्गी आपका पहले से किंगडम प्लांटे में प्रेजेंट है, तो भाई इसको अलग से किसी किंगडम में रखने की जरूरत क्या है? मैंने आपको बताया था फंगस का मतलब होता है माइको, तो ये माइकोबायोन्ट कंपोनेंट है। एल्गी प्लांट लाइक होता है तो ये फाइकोबायोन्ट कंपोनेंट है। एल्गी फंगस को खाना प्रदान करता है और फंगस सरफेस एरिया बढ़ाता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। एल्गी को दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये कम पॉल्यूटेड एरिया में पाए जाते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर्स इनको कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड से सेंसिटिव होते हैं, यानी ऐसा इलाका जहां प्रदूषण है वहां आपको लाइकन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन किसी हिल स्टेशन पे जब आप घूमने जाएंगे आपको पेड़ों के ऊपर सफेद कलर के पैचेस देखने को मिलेंगे जो लाइकन है और कुछ नहीं, राइट। अगर आप देखें वायरस, वायरॉइड, प्रायोन को, तो ये तीनों जो है ये तो ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं, तो इनको क्लासिफाई क्यों करें? सर ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास खुद का सेल नहीं है। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अगर किसी में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप उसे लिविंग नहीं कह सकते, करेक्ट। तो यहां पर इनके पास कोई खुद का सेल नहीं है। वायरस जो है ये आपका इनर्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, स्ट्रक्चर है आउटसाइड द होस्ट सेल, यानी अगर इस पेन के ऊपर कोविड का वायरस भी बैठा हुआ है, कोरोना वायरस भी बैठा हुआ है, तो वो जिंदा नहीं है, इनर्ट है, क्रिस्टल है। जैसे चीनी की जो औकात है वही है, क्रिस्टल है उसकी तरह एक। लेकिन हाँ, अगर मैं इनहेल कर लेता हूं और मेरी बॉडी के अंदर चला गया तो मेरे सेल्स की मशीनरी को ओवरटेक करके खुद के प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देगा, खुद का डीएनए, आरएनए, जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है उसे रेप्लिकेट कराना स्टार्ट कर देगा। तब ये आपका अंदर जाकर के काम धंधा शुरू करेगा, यानी इट इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कंपलसरी पैरासाइट है। जब तक ये किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, किसी को पैरासिटाइज नहीं करेगा, तब तक ये जिंदा नहीं कहला सकता। तो इसको किसी के अंदर घुसना जरूरी है, राइट। नॉन सेल्यूलर क्योंकि कोई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रोटोप्लाज्म इसमें खुद का नहीं है। क्या है आपके वायरस में? 2 पार्ट्स, न्यूक्लियोप्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों साथ नहीं हो सकते। या तो कोई वायरस डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है, दोनों साथ नहीं होंगे। और प्रोटीन जो है जिसको कैप्सिड कहा जाता है, कवर कहा जाता है, ये कैप्सोमेयर से मिलकर बना हुआ होता है। कैप्सोमेयर्स, मेयर का मतलब होता है यूनिट, तो छोटी छोटी कैप्सोमेयर्स मिलकर के पूरा प्रोटीन कोड तैयार करती हैं। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस का जो कैप्सिड है उसमें 2130 यानी 2130 कैप्सोमेयर्स होते हैं जो हेलिकली अरेंज होते हैं।
तो हेलिकली भी अरेंज हो सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे वायरस की बात करें जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो उसमें पॉलीहेड्रल हेड आपको देखने को मिलता है। आपको एनसीईआरटी में डायग्राम भी मिलेगा, इस हिसाब का आपका बैक्टीरियोफेज दिखाई देता है। तो इसका ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है ना, ये जो प्रोटीन है ना, ये आपका हेक्सागोनल होता है इस तरीके से। तो पॉलीहेड्रल हेड भी देखने को आपको मिल सकता है जहां प्रोटीन्स पॉलीहेड्रली अरेंज है, और आपको हेलिकल भी देखने को मिल सकता है जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस में। दोनों आपके एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर आप देखेंगे तो कुछ साइंटिस्ट का डिस्कशन है, जैसे इवानोस्की साहब, इन्होंने टर्म दी थी वायरस। बिजर्निक साहब ने कहा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। सर ये क्या कह दिया इन्होंने ये कह दिया कि ये लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है, यानी अगर कोई बीमार पौधा है उस पे से मैं वायरसेस लेकर के किसी साफ पौधे पे डालता हूं, किसी सुरक्षित पौधे पे डालता हूं, तो वो भी बीमार हो जाएगा, यानी इन्फेक्शियस फ्लूइड है ये, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये आपका क्या है, आपका एक ऐसा फ्लूइड है जो कि वेनमस है, वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस है। और स्टैनली साहब ने पहली बार क्रिस्टलाइज किया था वायरस को, तो इन्होंने बेसिकली ये बताया था कि वायरस जो है इसमें मेजर पार्ट जो है इट इज प्रोटीन, क्योंकि ज्यादातर पार्ट क्रिस्टलाइज हो रहा था। अब अगर आप देखोगे तो इनका जेनेटिक मटेरियल जो है ये भी कैसा हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है प्लांट वायरस में, जिसको सबसे पहली बार देखा था इवानोस्की साहब ने। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस को ही देखा था, प्लांट वायरस को ही देखा था, टोबैको मोज़ेक वायरस को देखा था। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरिया को हार्म करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाता है। और डबल स्ट्रैंडेड आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को छोड़ के सब कुछ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये सब हो सकते हैं एनिमल वायरस। तो नीचे एनिमल वायरस भी लिखा हुआ है, ये आपको दिख जाएगा बाद में, है ना, जब आपके पास नोट्स आएंगे। ये है आपका वायरस। वायरॉइड की अगर आप बात करें तो क्या है, नंगा पुंगा वायरस है, लेकिन इसमें डीएनए नहीं है, सिर्फ लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए है, यानी आरएनए है वो भी बहुत छोटा, और कोई यहां पर प्रोटीन कोट भी नहीं है, नंगा पुंगा सा आपका क्या है, वायरस है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरॉइड कहते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट का बहुत छोटा सा इसमें आरएनए है, कोई प्रोटीन इसमें नहीं है। टीओ डाइनर साहब ने सबसे पहले इसे देखा था। ये बीमारी क्या कॉज कर रहा था, पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। गोल मटोल जो आपका पोटैटो था वो गोल नहीं रहा, अब पतला हो गया, लंबा हो गया, स्पिंडल शेप हो गया, तो पोटैटो की पैदावार घट गई। एक आलू लेट से अगर पहले 200 ग्राम का था तो अब सिर्फ 50 ग्राम का रह गया है, क्योंकि उसकी शेप चेंज हो गई। तो ओवरऑल पोटैटो की ईल्ड को घटा रहा था ये पीएसटीडी वायरॉइड, यहां पर खोज करी गई थी वायरॉइड की। तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, फ्री आरएनए है, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है, और क्योंकि इसमें वायरस से कम चीजें हैं, वायरस में तो प्रोटीन भी था, यहां प्रोटीन नहीं है, तो ये वायरस से छोटा है। प्रायोन जो है इसमें बेसिकली प्रोटीन है, तो ये वायरस से कंपैरेटिव बराबर ही साइज का होता है। इसमें क्या है, प्रोटीन्स जो है ना ये फोल्ड होते हैं, इनका एक टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, तो इनका करेक्टली फोल्ड होना बहुत जरूरी है। कई बार जब प्रोटीन इनकरेक्टली फोल्ड हो जाता है, मिसफोल्ड हो जाता है, तो ये आपका ब्रेन में जाकर जमा होने लग जाता है और पागल कर सकता है आपको और काफी अलग अलग जानवर को भी। जैसे यहां पर बीएससी यानी बोवाइन स्पंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथी हो सकती है, या मैड काउ डिजीज हो सकती है जो गाय को पागल कर सकती है, और क्रूजिफर जैकॉब डिजीज हो सकती है जो आपको भी पागल कर सकती है। इसीलिए मिसफोल्डेड प्रोटीन बनते ही उसको तोड़ना बहुत जरूरी है, जो कि आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म है। कई बार वो मैकेनिज्म आपका थोड़ा सा फेल हो जाता है, जिस वजह से ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक चीज मैंने जानबूझ के छोड़ी थी, दैट इज 6 किंगडम और 3 डोमेन सिस्टम। भाई मैंने आपको बताया कि 5 किंगडम्स हमारे विटेकर साहब ने हमें दे दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। अब ये जो छठी किंगडम है ये कहां से आई, आर.एच. विटेकर साहब के बाद एक जनाब आए जिनका नाम था कार्ल वूज, WOESE, कार्ल वूज साहब। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया भी सारे एक जैसे नहीं हैं, इनके अगर 16S RRNA का सीक्वेंस में देखूं, यानी उनमें भी जो आपका RRNA है राइबोसोमल RRNA है, यानी उनमें जो राइबोसोम बनाने वाला RNA पार्ट है उसका अगर मैं सीक्वेंस देखूं तो डिफरेंट है, आर की बैक्टीरिया में अलग, यू बैक्टीरिया में अलग। तो इन्होंने कहा कि मैं 6 किंगडम बनाऊंगा, आपका प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमिलिया वैसे ही रहे, आपके किंगडम मोनेरा को 2 भागों में तोड़ दिया, आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, 6 किंगडम हो गई। यस, अगला अगर आप देखो तो यहां पे आपका 3 डोमेन इन्होंने कहा कि यार 3 डोमेन भी मैं बना सकता हूं। पहला डोमेन आर की बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन यू बैक्टीरिया, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज है, मैंने ही इनको बनाया है, मैंने ये क्लासिफिकेशन करी है, तो इन दोनों को मैं डोमेन अलग बोलूंगा। और सबसे बड़ा डोमेन कौन सा होगा, यूकैरिया, जिसमें सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। किंगडम मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक थे उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, आपका आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया।
जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बचे, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमिलिया, सबको मिलाकर क्या बोला, आप यूकैरिया हो, आप यूकैरियोटिक डोमेन हो, यानी यूकैरियोटिक डोमेन सबसे बड़ा है। तो कोई अगर पूछे किंगडम और डोमेन में से बड़ा कौन है, डोमेन। सबसे बड़ी किंगडम क्या है, किंगडम एनिमिलिया। लेकिन सबसे बड़ा डोमेन क्या है, डोमेन यूकैरिया, जो कि किंगडम एनिमिलिया से भी बड़ा है, क्योंकि उसमें किंगडम एनिमल तो है ही, प्लांट भी है, फंगस भी है, प्रोटिस्ट भी है, सब कुछ है। तो डोमेन इज बिगर देन किंगडम। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यहां पर यह बात समझनी होती है। These are your beautiful mind maps. It has taken a lot of effort because this is a very big chapter, but still I have tried to consolidate this chapter in just 4 pages with very beautiful tables, and these will truly help you out in your examinations for sure. अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इन चैप्टर्स को पढ़ चुके हो तो आपको एग्जैक्टली पता लग रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पर कौन से मेन पॉइंटर्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो इस चैप्टर का एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है वर्बली, लेकिन फिर भी यहां पर मैंने सबसे खास पॉइंटर्स लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। तो माइंड मैप आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं प्लांट किंगडम, जिसके बाद हमारी सिस्टमैटिक्स की बॉटनी भी खत्म हो जाएगी। तो सेल बायोलॉजी की यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी, सिस्टमैटिक्स खत्म हो जाएगी, जिसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, एंड देन वी विल फॉल फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्लांट फिजियोलॉजी एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ 12th क्लास बॉटनी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। सबको बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो इन द कमेंट सेक्शन, दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग ऑल द एफर्ट्स फॉरवर्ड टू मेक such great mind maps for you, which will truly help you out in your preparation. Thank you so much. जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में।